मानव प्रजनन तंत्र या जनन अंग, दोनों में से एक, मानव प्रजनन तंत्र या जनन अंग, आप जो भी बोलिएगा। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोलते हैं आपका? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वैसे आज तक ऐसा पूछता नहीं है कि प्रजनन तंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसकी प्रक्रिया पूछेगा वो, लेकिन आपको जानकारी के लिए ऐसे ही बोल देते हैं कि जो कि रटा मार के बैठे हैं, तो इसका क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव आपका ऑर्गन होता है। क्लियर है? तो मानव प्रजनन तंत्र या जनन अंग। आराम से सुनिएगा। प्रजनन तंत्र की विधियां, प्रजनन तंत्र की विधियां मात्र दो होती, एक अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। देखो ये क्या लिखा हुआ है आपका, एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल, दोनों होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? आपका अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, दो प्रकार से होती है जनन प्रक्रिया। अब इसको आराम से समझते चलिए। पहले वाले में क्या लिखा है? अलैंगिक, और इसमें क्या लिखा है? लैंगिक। इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो आप कि दो महिला पुरुष के बीच या दो व्यक्ति के बीच शारीरिक संबंध होने से ही जो संतान होता है उसको लैंगिक या अलैंगिक बोलते हैं, या अलैंगिक मतलब दो लोगों का ना मिलना और लैंगिक मतलब दो लोगों का मिलना? आप क्या समझते हैं इसको? अलैंगिक मतलब साफ साफ पता चल रहा है दो महिला पुरुष आपस में नहीं मिलेंगे, या दो वो चीजें जो नहीं मिलेंगे जिससे संतान नहीं आएगी, और लैंगिक मतलब दो लोगों से मिलना। आप क्या समझते हैं इसको? अलैंगिक मतलब दो लोगों का ना मिलना और लैंगिक मतलब दो लोगों का मिलना। आप क्या समझते हैं? यूर ओपिनियन प्लीज, जल्दी बताइए। अब भाई अलैंगिक लिखे मतलब यही बोलबो ना कि महिला पुरुष नहीं मिले, या वो पादप कोशिका जो आपस में नहीं मिलते, या वो जीव जंतु जो आपस में नहीं मिलते, उसी को ना अलैंगिक बोलेंगे। ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? हाँ जी, हाँ मतलब, लेकिन एक दो लोग जागरूक हैं, बाकी सब सतर्क हो गए कि मामला कुछ गड़बड़ है, इसलिए चुप बैठे आराम को लोग। भाई मान लो सब समझदार हो गए। अलैंगिक मतलब ये नहीं है सर कि आपका शारीरिक संबंध नहीं होता, उनके बीच लैंगिक क्रिया होती है, लेकिन वो पादप में होना, जीव जंतु में होने के कारण हम उसको क्या बोलते हैं? आपका अलैंगिक प्रोसेस होती है। उसकी कहानी बहुत लंबी चौड़ी, पर ध्यान रखेंगे सर, जब तक अंडाणु शुक्राणु नहीं मिलेगा तब तक उस जगह में एक नया संतान की उत्पत्ति या संतति का जन्म नहीं हो सकता। तो अलैंगिक मतलब ये मत बोल देना महिला पुरुष बिना मिले लड़का पैदा हो जाते, ओला कथे सर अलैंगिक के समर बोल देना है, सही बोल रहा कि नहीं? इसमें भी दो लोगों का समागम होना जरूरी है। क्लियर है आपका? तो ये अलैंगिक है और इसमें क्या है आपका लैंगिक। इसमें देखो आप ये दोनों की प्रोसेस देख लीजिए कैसे होता है। अलैंगिक का प्रक्रिया कितना प्रकार से होता है बोलेगा? एक होता है विखंडन, एक होता है मुकुलन, एक होता है बीजाणु जनन, अब एक होता है कायिक जनन। इसको ना वर्धी जनन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आपका? वर्धी, प्रवर्धन जनन भी बोलते हैं। इसका कई नाम है, लेकिन ध्यान रखेंगे कायिक जनन को क्या बोलते हैं? वर्धी जनन ही बोलते हैं, प्रवर्धन जनन भी बोलते हैं आपका। एक बीजाणु जनन होता है, एक मुकुलन जनन होता है और एक विखंडन होता है। ये किस में आता है आपका? किस में आता है आपका? अलैंगिक निषेचन में आता है, अलैंगिक जनन में आता है। तो ध्यान रखेंगे ये होता है विखंडन, ये होता है मुकुलन, एक होता है बीजाणु जनन और एक होता है कायिक जनन। इस पर चर्चा करेंगे पूरा। और उसके बाद क्या होता है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन दो ही प्रकार से होता है, एक लिंगी द्विलिंगी। एक लिंगी द्विलिंगी, इस द्विलिंगी को हम लोग साइंस में याद करो पहले पढ़ते थे उभयलिंगी। क्या बोलते थे आपको? उभयलिंगी। उभयलिंगी याद होगा, द्विलिंगी याद नहीं रहता। तो उभयलिंगी हम लोग पहले पढ़ते थे, कभी कभी देखेंगे याद होगा। तो एक लिंगी मतलब सिंगल और द्विलिंगी को हम लोग उभयलिंगी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब एक एक करके चर्चा करते हैं फटाफट। तो पहला वाला क्या था? अलैंगिक प्रजनन। कितना प्रकार से हो सकता है? 4 होते, कई हजार होंगे, हमको पढ़ना है 4। ये जो विखंडन होता है ना सर, ये क्या होता है आपका? विखंडन। नहीं बड़ा नहीं करना है, ऐसे तो होगा। हाँ देखो आप, ये क्या होता है? विखंडन। विखंडन की प्रोसेस कैसे होता है? पादप कोशिका में बोलो या जीव जंतु में बोलो, अलैंगिक जो कैसा होता है? विखंडन। विखंडन में कैसे होता है? ये मान लो ये क्या है आपका? एक कोशिका है, सेल। याद होगा इसमें कितना गुणसूत्र बोला हूं? 46 क्रोमोसोम। याद आ रहा है आपका? कोशिका के अंदर में कितना पाया जाता है? बोले 46 से बोले थे नहीं? जब अर्धसूत्री विभाजन, क्या बोला आपका? अर्धसूत्री। डब्ल्यू फ्लेमिंग नाम कहीं सुने होंगे आप, अर्धसूत्री नाम सुने, मरे और फार्मर सुने आप? बस भुला गए सर, भुला गए, बस भुला गए सर। अगले जन्म में पढ़े रहे हैं सर, ये जन्म में होकर जरूरत नहीं है, याद रहेगा। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन याद आ रहा है आपका? समसूत्री विभाजन में एक कोशिका सेम दूसरे कोशिका का निर्माण करता है, और विखंडन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक कोशिका का दूसरा टुकड़ा होता है, यानी 46 किसमें बदलता है आपका? 23 में।
यानी एक जो समसूत्री होता है उसमें 46 वाला 46 को बनाता है, एक कोशिका से सेम दूसरा कोशिका बनाता है। और इसमें क्या होता है आपका विखंडन में क्या होता है, अर्धसूत्री में क्या होता है, एक कोशिका से 4 कोशिका बनता है, और समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका से 2 बनता है। और इस वाले में अर्धसूत्री में कैसा होता है, 1 से 4 बनता है। इस बात का प्रमाण है जब भी कोई पादप कोशिका या जीव जंतु में अगर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो उसमें क्या होता है, 46 का कितना टूट जाएगा आपका, 23। ये कितना टूट जाएगा, 23। ये इस प्रकार अगर यदि टूटता है तो उसको हम लोग अलैंगिक प्रजनन में क्या बोलते हैं, विखंडन। क्या बोला जाता है आपका, विखंडन। तो विखंडन पद्धति से भी प्रजनन होता है। तो आपको कभी भी पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, जब कोई कोशिका जब आधा हो जाए या उसका क्या हो जाए, अर्धसूत्री विभाजन हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, विखंडन। आगे बढ़ूं सर, इसके अलावा ज्यादा जानना चाहिए, इतना काफी है आपका। इसके बाद तुम्हारा क्या होता है आपका, मुकुलन। इसके बाद क्या होता है आपका, मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, जैसे ये एक पेड़ है, क्या है आपका, पेड़ है। अब ये जो पेड़ ऐसा आया है, उसके बाद इसमें दुनिया भर का अत्ती पत्ती लगा है, ये ऐसा शाखा आ गया, ऐसा ये ऐसा पत्ती लगा हुआ, ऐसा पेड़ है, ये क्लियर है आपका। अब ये पेड़ है, अब पेड़ में क्या होता है, इस मुकुलन में इस पेड़ का ये शाखा यहां से तोड़ लो आप, और तोड़ के उसको जमीन में क्या करो, लगा दो। यहां से भी एक नया पेड़ उग गया, तो इसको क्या बोलते हैं आपका, मुकुलन। ये नहीं कि इसको याद करो, हमने कुछ बताया था आपका प्रोलैक्टिक, याद आ रहा है आपका, प्रोलैक्टिक नहीं, क्या था आपका, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, याद आ रहा है। तो प्रोकैरियोटिक में होता था, याद करो, जो अविकसित क्या होता था आपका, कोशिका। तो वैसी टाइप का जब कोई पेड़ पौधा या पादप चीजों में अगर यदि आपको ऐसा दिखे कि उसका एक डाल से नया जीवन की शुरुआत हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, मुकुलन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, मुकुलन। अब यहां से काट लो और काट के सीधा जमीन में काट दो, वहां से एक नया क्या हो जाएगा आपका, पेड़ का जन्म। तो ऐसे वाले जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलेगा मुकुलन। फॉर एग्जाम्पल बोलेगा तो क्या बोलेंगे, कनेर का पेड़ है, शाखा तोड़ो लगा दो, याद आ रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बीज से काटने के बाद भी क्या हो जाता है आपका, उग जाता है। तो ये सब को हम लोग अमीबा है, प्रोटोजोआ जो पढ़ते हैं ना, सब क्या में आता है आपका, तुम्हारा मुकुलन। तो मुकुलन में बता सकते हैं आप इसको। एक प्रकार से और देखोगे तो बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ को भी देखोगे, देखना वो डाल तरफ से आता है और आने के बाद वो जड़ यहाँ पे निकलता है, और निकलने से नीचे में क्या हो जाता है, उग जाता है, फिर वहां से एक शाखा बना लेता है। इस प्रकार का जब भी कोई अगर यदि प्रोसेस आगे बढ़ता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, मुकुलन। यानी बीज से नया जन्म ले लेना को क्या बोलते हैं, उसी का बिना बीज का शाखा से ही नया अगर पेड़ पौधा बन जाता है, उसको कौन सा प्रजनन में आता है, बोलेगा तो मुकुलन है। आगे चलूं, बीजाणु जनन। इसके बाद क्या होता है आपका, बीजाणु। ये बीजाणु जनन को ना आप ना नाम से जान सकते हैं, नाम में पता चल रहा है बीजा से क्या बनेगा आपका, एक नया संतति का जन्म होगा। तो ज्यादातर बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, हमको एक पेड़ में मैं कोशिश करूं समझाने का आपका। ये जो ऐसा ना, ऐसा टाइप का ऐसा रहता है, ऐसा देखे होंगे, ऐसा प्याज का पत्ती देखे होंगे, जब ये पुराना हो जाता है तो ऐसा ऊपर में फल लग जाता है, लगता है, देखे होंगे आप। प्याज भाजी नहीं बोल रहा हूं, प्याज भाजी के ऊपर एक प्याज में निकलता है जब वो बुजुर्ग हो जाता है तब। हाँ जी, हाँ, लास्ट में जो इतना बॉल जैसा हो जाता है, अब वहां पे पाया जाता है बीजा। मान लो अब प्याज में केठन फल लगे, ले बता, प्याज में कभी फल लगा देखे हो, कहां लगते प्याज में, प्याज में फल नहीं लगे, मोर बात आखिरी में लगते वहां प्याज भाजी खाए के बाद, क्लियर है। तो वहां पे पाया जाता है, मान लो बीजा, क्या पाया जाता है आपका, बीजा। अब ये बीजा ना टूट के गिर गया यहां, और टूटने के बाद फिर यहां से एक नया पेड़ निकल जाता है, उसको बोलते हैं बीजाणु जनन। यानी जो बीजा से, जो खुद का पेड़ से एक नया बीजा बना, वो गिरा और वहां से पेड़ लग गया, तो कौन सा जनन में आ गया आपका, बीजाणु जनन। इसके लिए एक पेड़ है, वो पेड़ का नाम यहाँ पे है, उल्लेख है, वो पेड़ का नाम है आपका राइजोपस। क्या है आपका, राइजोपस। राइजोपस नाम का कोई पेड़ है जिसमें ये क्रिया ज्यादातर होता है। किसमें आपका, बीजा गिरता है, फिर एक नया पेड़ निकलता है राइजोपस, फिर बीजा गिरता है, फिर निकलता है। ऐसे वाले पद्धति से कोई भी अगर यदि पेड़ पौधा एक नया संतति का जन्म करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजाणु। बस बीजा से होता है। इसके बाद क्या होता है, कायिक जनन या वर्धी जनन या प्रवर्धन जनन। अब ये क्या कहलाता है, कायिक। कायक यानी नाम से पता चल रहा है सर, काया से, कायिक मतलब काया, आपके शरीर से एक नया शरीर का जन्म हो जाना, इसको बोलते हैं आपका कायिक जनन। इसको क्या बोला जाता है आपका, कायिक जनन। अब इसका एग्जाम्पल जबरदस्त क्या होता है, कैक्टस। कैक्टस देखोगे आप, कैक्टस नागफनी जो रहता है जंगलों में, आपका जंगलों में नहीं, वो रेगिस्तान में। रेगिस्तान देखना कांटे वाला, पत्ते में भी कांटा रहता है, तो उसमें क्या होता है देखना, उस प्रक्रिया में ऐसा ऐसा आपका पेड़, ऐसा ये जड़ है, मान लो ऐसा,
ये लो, अब यहां से जाएगा तो ऐसा पत्ता जैसा रहेगा, उसके बाद इसी पत्ते में क्या निकल जाएगा, एक और पत्ता, फिर ऐसा पत्ता, फिर इधर से एक और पत्ता, फिर इसी पत्ता में और ऐसे करते करते कैक्टस माँ का समय ऐसे लगते एक तना कत ढाने साले पत्ता पत्ता वो दुनिया बसाले रहते, और इसमें निकलते हैं कांटे छोटे छोटे, और इसमें निकलता है छोटा सा फूल, इतना प्यारा रहता है फूल, खाए के लोग नहीं है, कई जन खा लोग देते कहते, ऐसा है बात। क्लियर है आपका? तो कैक्टस जो देखना पत्ते से नया तना बना लेता है, पत्ता बढ़ेगा फिर वो तना, फिर धीरे धीरे जब पत्ता आगे बढ़ेगा तो ढान एकदम सही मोटा जाते तना जैसे, जबकि वो जब शुरू में लगाए थे तो पत्ता ही था। तो पत्ते से एक नया लड़का पैदा हो जाना अपने जैसे, ओला बोलते कायिक जनन। आगे समझ में? यानी कि 4 प्रकार से अलैंगिक प्रजनन होता है, एसेक्सुअल होता है। कितना? 4। एक का नाम विखंडन, एक का नाम मुकुलन, एक का नाम बीजाणु, अब एक का नाम कायिक। इसको वर्धी जनन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो 4 याद रहेगा। पहला विखंडन बोलेगा तो अर्धसूत्री प्रोसेस से होता है। आपका मुकुलन मतलब बीच से कोई भी शाखा को तोड़ के लगा दो, जैसे कोई पत्थर चट्टा या क्या तो बोलते हैं, जैसे लगा दिया लग गया फट से। इसके बाद तुम्हारा क्या होता है बीजाणु, बीज का बीज से गिर के फिर से अगर नया उग गया तो क्या कहलाता है आपका बीजाणु जनन। कायिक वाले में अपने जैसे काया का निर्माण करना, जैसे पत्ते से ही तना का रूप ले लेना, इसको हम क्या बोलते हैं कायिक प्रजनन। ये हो गई तुम्हारा अलैंगिक। अब उसके बाद बाजू में क्या लिखा है सर आपका, लैंगिक लिखा हुआ है, और एक लिखा है द्विलिंगी, इसको उभयलिंगी के नाम से हम लोग भी जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये मानव में पाया जाता है सर। किस में पाया जाता है? मानव। मानव कैसा होता है बोलेगा एक लिंगी। मानव क्या होता है आपका एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब यह होता है सर कि पुरुष में क्या पाया जाता है आपका शुक्राणु, और महिला में क्या पाया जाता है अंडाणु, ओवम और स्पर्म। यानी अकेला पुरुष कभी बाप नहीं बन सकता, अकेली महिला वो कभी मां नहीं बन सकती। जब तक पुरुष और महिला मिलेंगे नहीं, नया संतति का जन्म होगा नहीं। तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? एक लिंगी। अरे हाँ ना भैया, कैसे अजीब से देखते हो तुम लोग, मेरे को मार डालोगे ऐसा लगता है। अरे सच बता रहा हूं भाई। ये बताइए, महिला और पुरुष जब तक मिलेंगे नहीं तब तक एक नया बच्चा का जन्म नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है। एक के पास शुक्राणु है और एक के पास अंडाणु है। तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? एक लिंगी। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अब द्विलिंगी में होगा। द्विलिंगी में क्या आते हैं? वह जीव जिसके पास स्पर्म और अंडाणु दोनों, ओवम और स्पर्म एक ही पास रहता है, उसको बोलते हैं द्विलिंगी। उभयलिंगी बोलते हैं इसी को। अब आ गया समझ में? इसका एग्जांपल में कौन आएगा? केचुआ, जोंक, ये सब क्या है? द्विलिंगी वाले हैं। कैसे? ये हराम खोर मतलब टूरिक जरूरत नहीं है, न टूरक जरूरत है। एक पास ओवम भी है और स्पर्म दोनों है सेम के बाद। लेकिन हम लड़कों में देख लो, हमारे पास क्या स्पर्म है, हमारे पास शुक्राणु है, और महिला के पास क्या है? अंडाणु। हम दोनों में जब तक मिलेंगे नहीं, नया बच्चा आएगा ही नहीं। और वो गेंगड़वा जो है साले, वो एकदम, और पहली हमन ना छी छी कान एकदम देख छीक पड़ गए भाई। पहली हमन गेंगड़वा से देखा ना छी छी कान। आज हमार व्यापार के सबसे बड़ा साधन है वह जैविक खाद बना था। जे मन ऐसे छी गेंगड़वा आगे नहीं खाओ, खाना हटा ये बासी खाद तीकर आगे रोग है छी ऐसे का। आज वही महिला वो गौठान में जाके हाथ में गोबर के साथ एक नंबर जय भगवान तोल बेच के लखपति यहाँ दे। आप कहाँ चल रही? छी है। तो सर वक्त आदमी का बदल सकता है, कभी भी किसी को छी मत बोलो, ना जाने कब आपके सर के ताज बैठ जाएगा वो। क्लियर है? ताज में चले जाएगा वो। तो ये गेंगरवा आज हमारे मुड़ी में बैठ गए। आज हर महिला मंडल समूह का जहां जहां गौठान में जो जैविक खाद बेचे है, वो मन सब गेंगड़वा रोज दिन भर उनका साथ खेलते हो। मन समझ आ रहा है? उनका साथ कबड्डी खेलते तब जाके जैविक खाद बनते। क्लियर है? तो वो गेंगड़वा ना द्विलिंगी है। और अगर यदि मैं साइंस रहते हूं, मैं अगर आविष्कार करते हूं, तब मैं एक लिंगी वाले द्विलिंगी बोलते हूं और द्विलिंगी वाले एक लिंग वाला बोलते हूं। कैसे? देख, रियल बोलबे ना तो द्विलिंगी हम आना, टूरी कर अलग और टूरा कर अलग, और वो साले एक ही जन हाथ दोनों धरे। तो हम लोग देहाती हैं, हम लोग सोच रहे हैं देहाती तरीके से। रियल में ना ये सही बता रहा है। लेकिन अगर यदि हम वैज्ञानिक होते इंडिया वाले, काबर इंडिया वाले मन वैज्ञानिक नहीं हुए, वैज्ञानिक वाले के खामियां निकालने वाले में से ना बना। क्लियर है आपका? वैज्ञानिक तो यूरोप और अमेरिका वाले ही होंगे, तो उनका दिमाग तेज चलते हैं, हमारे दिमाग इसने चलते। तो हमारे दिमाग से एक लिंगी दो लिंगी होती और दो लिंगी एक लिंगी, काबर एक ही आदमी कर दोनों हैं। अब वे में क्या है? अलग अलग है। लेकिन आप वैसा मत सोचिएगा, ये सही लिखा है एक लिंगी, एक इंसान के पास एक ही लिंग है, औरत के पास दूसरा है, इसलिए उसको भी एक बोलेंगे और पुरुष को भी एक बोलेंगे। लेकिन ये कैसा है? इसके पास स्पर्म भी है और आपका तुम्हारा ओवम भी है। इस कारण ये ध्यान रखेंगे, ये सही बना है। ये द्विलिंगी होते हैं वह जीव जिसके पास दोनों होता है, तो द्विलिंगी। और इसमें क्या होता है? पुरुष के पास एक और महिला के पास, तो सही स्वाभाविक है दोनों क्या होंगे? एक लिंगी होंगे ना सर। आपका मिलना को वो वैज्ञानिक क्यों देखेगा?
लेकिन इंसान की बात तो एक ही है ना, हो गया। तो ये हो गई एक लिंगी और वो क्या हो गया आपका द्विलिंगी। अब आज के बाद बता दोगे वह जीव जिसके पास क्या अंडाणु शुक्राणु एक ही आदमी के पास रह गया तो वो द्विलिंगी, और जिसमें अलग अलग के पास रह गया तो वो एक लिंगी। आगे प्रजनन तंत्र, इसके बाद क्या है आपका तुम्हारा प्रजनन तंत्र। इसकी अब जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखो इसके बाद क्या है आपका प्रजनन तंत्र, मतलब वो बताया गया प्रजनन तंत्र कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। मानव जनन अति अत्याधुनिक विकसित होता है तंत्र मानव जनन, वैसे लिखते हैं सब लोग मानव को। अब मानव ही दुनिया में विकास करत है तो अपन आप लोग सर्वश्रेष्ठ बताइए है। और हमार नजर में सर्वश्रेष्ठ सी हार्स है जो टूरा होकर साले लड़का पैदा करत है। नहीं, हम अगर हमल अपन दृष्टि से देखबो तो हमन काला बेस्ट मानबो सी हार्स समुद्री घोड़ा ला जी। क्लियर है कि नहीं बताइए आप। वो टूरा होके भी सबो लड़का पैदा करते हो, डिलीवरी होटल है बताओ कर, तो हमारे लिए वो बेस्ट है। लेकिन ये इंसान मन का कहते हम ज्यादा, तो सर इंसान दुनिया में राज करेगा तो अपना तारीफ करेगा, वैसे सबका प्रजनन तंत्र जो है अपने जगह में क्या है सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद पुरुष व स्त्री में जनन संरचनाएं अलग अलग होती है जो अभी पढ़ना है। जनन तंत्र निश्चित आयु में एक क्रियाशील होता है जिसे यौन अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका यौन अवस्था या यौन आराम बोलते हैं। इसको बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे। लड़कियों में जो यौन आराम होता है वो 10 से 11 साल में प्रारंभ हो जाता है। 10 से 11 साल में लड़कियों में आ जाता है और लड़के लोग थोड़ा पीछे रहते हैं 13 से 14 साल। लड़के लोग बोलेगा तो 13-14 साल की उम्र में यौन आराम शुरू होता है। यानी लड़का जो है लड़की जो है माँ बाप बनने योग्य कब से हो जाता है बोलेगा तो लड़की हो जाती है माँ बनने लायक 10 से 11 साल की उम्र से, और लड़का हो जाता है 13 से 14 साल की उम्र से। यानी 1-2 साल पहले लड़की जो है माँ बनने की योग्य हो जाता है, और लड़का कब से हो जाता है बोलेगा 13-14 साल से वो चीजें यौन अवस्था में आ जाता है। क्लियर है, इस पर भी चर्चा आगे होगी ही। इसके बाद तुम्हारा क्या लिखा है नर जनन शुक्राणु, ये पहले ही बता रहा हूं, लड़का में होता है शुक्राणु और लड़कियों में क्या होता है अंडाणु। मैं पहले भी कोड वर्ड बता दिया हूं, लड़के लोग अंडे देते हैं ऐसा याद रखेंगे तो जीवन भर नहीं भूलेंगे कहां अंडाणु कहां शुक्राणु। तो लड़कियों के पास क्या पाया जाता है आपका तुम्हारा अंडाणु, और लड़के के पास क्या पाया जाता है शुक्राणु। अंग्रेजी में बोलेंगे तो उधर ओवम और इधर क्या हो जाता है आपका स्पर्म। हो गया, आगे चलो सर। ये इसके बाद दूसरा आ गया, तो अब अपने को गोनाड ग्रंथि में जाना है। जनन अंग में क्या पाया जाता है बोलेगा गोनाड हार्मोन। क्या पाया जाता है आपका गोनाड हार्मोन। क्या पाया जाता है गोनाड हार्मोन। मैंने पूरा हार्मोन आपको बताया है, अभी एक हार्मोन बच गया है। कौन सा वाला आपका तुम्हारा जनन अंग। तो जनन अंग में कौन सा हार्मोन ग्रंथि ग्लैंड पाया जाता है बोलेगा तो क्या बोलेंगे गोनाड ग्लैंड। क्या पाया जाता है गोनाड ग्लैंड। क्या पाया जाता है गोनाड ग्रंथि। हाँ, तो गोनाड ग्रंथि को अपने को जाना है सर। आगे ये है गोनाड ग्रंथि, जनन अंग में पाया जाता है, लड़कियों में अलग और लड़कों में अलग। अब एक एक करके आराम से सुनिएगा कैसे दुनिया आगे बढ़ती, हम कैसे इस दुनिया में आए, हमारे संतान कैसे आए और उनके दुनिया में संतान कैसे आगे आएंगे। अब देखिएगा तो पहले कौन सा वाला पढ़ेंगे अपन पुरुष। देख लीजिए पुरुष जनन अंग, आराम से देखिएगा अब आराम से। ये जो दिख रहे हैं ना सर ये एक थैली दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं आपका टेस्टिस। इसको क्या बोला जाता है आपका टेस्टिस। देख लीजिए आप, ये जो जनन अंग पुरुष जनन अंग में अब हम लोग गोनाड ग्रंथि में अंदर प्रवेश कर गए। पुरुष में अलग पाया जाता है, महिला में अलग पाया जाता है। पुरुष में अलग पाया जाता है, शुक्राणु बनता है, टेस्टोरान बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, महिला में ओवरी होती है। हाँ, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सन, ये सब हाँ रिलैक्सिन, ये सब तुम्हारा हार्मोन के बारे में एक एक करके चर्चा करते हुए बताएंगे। अब आराम से सुनते चलिएगा, मैप के माध्यम से समझेंगे। ये जो है ना सर ये संरचना दिख रहा है ना, ये पुरुष का जनन अंग है। और पुरुष के जनन अंग में सबसे पहले पोस्टमार्टम किसका करेंगे हम लोग आपका टेस्टिस का।
टेस्टिस का करेंगे। ये जो है ना सर, ये शरीर के बाहर थैलीनुमा 2 अंडे के साथ एक पाउच होता है, छोटा सा एक थैली होता है, इसको क्या बोलते हैं आपका टेस्टिस। इस टेस्टिस के बीच में 2 अंडे पाए जाते हैं सर। इस दोनों अंडे में आपका स्पर्म का निर्माण होता है, बोले तो आपका शुक्राणु। किसका निर्माण होता है आपका? स्पर्म, बोले तो आपका शुक्राणु का। ये जो शुक्राणु यहाँ जो बनता है ना सर, वो मिनिमम 10 से 15 मिनट में बनेगा। वो कितना मिनट बनेगा? 10 से 15 मिनट। और जीवित ना 20 मिनट तक रहता है, 20 से 25 मिनट तक जीवित रहेगा। और बनने का जो क्षमता है वो 10 से 15 मिनट। लेकिन ऐसे कई पुरुष पाया गया है जो 4-5 मिनट में भी बना लेता है स्पर्म को। वो एक प्रकार का बीमारी होता है, उसको तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। क्लियर है? आप मेरा बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये टेस्टिस है, ये जो टेस्टिस है ये शरीर के बाहर है, एक थैलीनुमा होता है और इसमें 2 अंडे पाए जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका तुम्हारा टेस्टिस। अंडे के अंदर में क्या होता है बोलेगा तो वहां क्या पाया जाता है आपका स्पर्म, बोले तो आपका शुक्राणु। यही शुक्राणु से नया संतति का क्या होता है आपका जन्म। लेकिन कब? जब वो ओवम से मिलेगा तब, यानी अंडाणु से मिलेगा तब। वो प्रोसेस बात का है, पहले पुरुष जनन अंग को समझिएगा आप। तो ये आपका शुक्राणु है। ये जो शुक्राणु है वो कितना दिन में बन जाता है बोलेगा आपका तुम्हारा? कितना मिनट में बन जाता है बोलेगा? 10 से 15 मिनट। कितना मिनट बन जाता है आपका? 10 से 15 मिनट में बन जाएगा। एक शुक्राणु का निर्माण 10 से 15 मिनट हो जाता है। वो लंबा नकार मेचका छोटे बच्चा टाइप होते हैं, पीछे तरफ लंबा रस्सी वाला एक मुंडी वाला। वो उतना हमको इतना डीपली नहीं पढ़ना सर, याद नहीं रहता लंबे समय, हमको नहीं जाना है। जितना एकदम जरूरी वो प्रयास इतना पर्याप्त है। तो ये हो गई आपका 10 से 15 मिनट तक क्या रहता है? जीवित। यही बोला था मैं, बनता है। 20 मिनट तक क्या रहता है बोलेगा आपका तुम्हारा? जीवित। यानी कि अगर इसको निकाल दोगे तो 20 मिनट तक जिएगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। बनता कितने मिनट में बोलेगा? 10 से 15 मिनट। और जीवित भी लगभग वही समय रहता है, 15 से 20 मिनट में तक वो जीवित रहेगा। क्लियर? ये हो गई आपका तुम्हारा शुक्राणु का कहानी। अब इसके बाद हम इसमें अंदर जाएंगे और अंदर जाएंगे इसी शुक्राणु में। ये जो शुक्राणु है, ये जो टेस्टिज है, शरीर के बाहर क्यों है भाई? आपको हमने अभी पूरा बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो तुमको हमने लीवर 2 किलो का शरीर के भीतरी रिप के अंदर है, पसली के अंदर है। 1-1.5 किलो के आपका तुम्हारा सब छोटी आंत बड़ी आंत मिलाते हुए अब हमारा शरीर पतला डुबला है। अनंत अंबानी के में तो 1-1 सूफा हो, 1-1 बाल्टी। नहीं, सही बात है कि नहीं? शरीर के हिसाब से अंग बड़े छोटे होंगे ना सर, तो कल्पना करके देखिएगा आप। तो ये शरीर में छोटे से छोटे चीज जो है शरीर के अंदर है, यानी हर पार्ट से अंदर है। एकमात्र ऐसा पार्ट है जिसको अंदर होना चाहिए, लेकिन वो शरीर का बाहर में, और कोई यूज नहीं है ना उसका, बाहर में कोई यूज नहीं है, लेकिन उसको बाहर रखा गया। वो थैली का नाम क्या है? टेस्टिस है। तो कोई आज तक नहीं सोचता। आर्ट वाले में तो सोच भी नहीं करे, साइंस वाले में सब जानते हैं बाहर क्यों है, लेकिन आर्ट वाले कभी जीवन में नहीं सोचता इस थैली का आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वो शरीर के बाहर क्यों है। एक्चुअली में उसका कारण ये है सर, ये तापमान का खेल है। उसका बाहर होने का भगवान ने जिसने भी बनाया होगा, वार्य संरचना बनाने वाले, आपका खोज बहुत जरूरी है कि वो भगवान कौन है। ये धरती वाले भगवान नहीं चाहिए हमारा, जो ओला ओला बताते 4 दिन शंकर, 4 दिन राम, 4 दिन आपका बजरंग बली, ये मन नहीं बता सके। रियल ना साइंस की दुनिया से पता चली कि इसको संरचना करने वाला कौन है। लेकिन जिसने भी बनाया उसको थैंक यू, उसको एक बार कमेंट करके आप बोलिए आप थैंक यू। तो क्लियर है आपका? तो मैं कहां पे हूं आपका तुम्हारा तापमान। तो एक्चुअली में क्या होता है, हमारे जो शरीर का एवरेज जो तापमान है वो 37 डिग्री है। कितना है आपका? 37, यानी कि 37 है हमारा एवरेज तापमान। मानते हैं आप बात? ये जो आपका तुम्हारा शुक्राणु है ना, ये 20 से 25 तापमान में रहता है। कितने में रहता है? 20 से 25 एवरेज मान के चलिएगा। ये 20-25 तापमान के नीचे में रहेगा तभी ये जीवित रहेगा। 20 से 25 अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अब तुम ही बताओ, अगर यदि शुक्राणु 20 से 25 तापमान और शरीर का तापमान 37 और कभी अप डाउन हो रहा है, और उस दौरान अगर यदि तापमान बढ़ गया और शरीर के अंदर रहेगा तो सभी शुक्राणु मर जाएगा, तो औलाद कैसे पैदा होगा? और जिसका ये शुक्राणु 7 ml से 5 ml से कम स्रावित होता है वो कभी बाप नहीं बन सकता। इसलिए इसका भी चेक कराया जाता है। जब बाप नहीं बन पाते ये भी चेक होता है शुक्राणु में। देखते हैं स्पर्म को कि आपका एक बार में 7 ml 5 ml अगर यदि स्रावित नहीं हो पा रहा है तो आप कभी बाप नहीं बन सकते। आप तब क्या बोलते हैं? पुरुष में प्रॉब्लम है। अब उधर महिला तरफ नहीं हो रहा है रिसाव, तो महिला में तेरे में प्रॉब्लम है। तब पति पत्नी में दोनों प्रॉब्लम है, दोनों कट, और दोनों में एक जने प्रॉब्लम है तो मैं काली दूसरा बहू लहूं, ये चालू हो जाते। लेकिन कभी एक बेटी माँ बाप अपने बेटी के लिए नहीं बोले मैं कल दूसरा दा मान लहूं। सही बात है कि नहीं? इसको गौर से देखना। जे बहू मां नहीं बन पाए ओकर क्रिया क्रियम तैयार है पहले से, बोले बहु मां नहीं बन पाते, लाल जा रे पाँव है पन्ही कमी नहीं है, दूसरा ला कहा था। लेकिन आज तक लड़का में अगर यदि कमी है तो कोई माँ बाप ने नहीं बोले अपन बेटी ला, ले बेटी कोई बात नहीं है तो दूसरा दामान खोज ले। बोलते कितना अन्याय होता है लड़कियों के साथ, केयर करके देखिएगा। हो गए? यही वाले मैटर है सब।
आगे चलूं सर, तो मैं तापमान में चल रहा था, तो आज के बाद सबको बता देना स्पर्म जो है मिनिमम कितना तापमान में रहता है, 20 से 25 तापमान के नीचे रहता है। ऊपर जाएगा तो स्पर्म क्या हो जाता है, मर जाता है। यहाँ साले हमन गर्मी में मरा था तो नानचुन जीव है जे साले आंखी में नहीं दिखे है, माइक्रोस्कोप में देखबे तो दिखते हुआ मेचका है नानचुन। हो गए सर, तो ध्यान रखेंगे ये बात। 37 तापमान हमारा शरीर का एवरेज होता है और इसका एवरेज तापमान 20 से 25 के बीच होता है। और अगर यदि ये तापमान को पार कर जाएगा तो स्पर्म क्या हो जाता है, मर जाता है। इसलिए शरीर के बाहर इस टेस्टिस को भगवान ने बनाया है। और वो कौन भगवान ने तेकर अभी आविष्कार नहीं हो पाए, खोज हुई तो मैं तुम्हें सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं। क्लियर है आपका? इस प्रकार आप जान गए कि शरीर के बाहर इस थैली को क्यों बनाया गया। नंबर दूसरा, इसमें यह जानना है कि छक्का कैसे पैदा होता है, छक्का कैसे जन्म लेता है इस दुनिया में, उसको जानना है अपने को। दूसरा कारण कैसे होता है, जो लोग छक्का होते हैं, छक्का कैसे पैदा होता है वो अलग मैटर है। छक्का जो लोग होते हैं उसके साथ क्या होता है, जो एक छक्का होता है वो छक्का क्या करता है, इसका ऑपरेशन करवा देता है। किसका? आपका टेस्टिस का। टेस्टिस को निकलवा दिया तो वो महिला बन गया। और अगर यदि उसके अंदर टेस्टिस है लेकिन उसमें गुण छक्का का है तो वो पुरुष कहलाएगा। इसमें पुलिस भर्ती में एक वर्ड लिखा हुआ है कि वह छक्का ओबीसी से फाइट करेंगे। अगर वो महिला मानती है तो वो आपको 800 मीटर दौड़ेगी और पुरुष मानती है तो 1600। तो फिर ऐसे में तो हर छक्का क्या बोलेगा, मैं अपने आप को महिला, और 800 मीटर दौड़ के पुलिस में लग जाएंगे। तो सर डॉक्टर प्रूफ करता है कि आप महिला हैं कि पुरुष। तो जो 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 छक्का रहते हैं किन्नर लोग, जनरली वो लोग क्या करवा देते हैं, टेस्टिस को निकलवा देते हैं। आप इसको बोलते हैं लिंग ट्रांसप्लांट बोलते हैं। इसको समझ आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं आपका, लिंग ट्रांसप्लांट। उन्होंने लिंग बदल दे रहते हैं। तो वैसी टाइप का लिंग बदलना मतलब क्या होता है, आपका टेस्टिस निकाल दिया जाता है। तो वो किस कैटेगरी में आएगा, आपका महिला। अब आपके पास टेस्टिस है और आप बोलोगे मैं महिला मनसन दौड़ूं कहीं के, तो वो टाली पीटर दौड़त रह जाए बेटे हैं। समझ आ रहा है? गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा है। तो उसको निर्धारित कौन करता है, डॉक्टर। डॉक्टर सर्टिफिकेट जारी करता है कि आप पुरुष वर्ग वाले हैं, आपके पास टेस्टिस है, और आपके पास टेस्टिस नहीं है मतलब आप कौन सा वाले हैं, महिला वाले। ये आप जान गए आप किन्नर वाला मीटर को। अब चले जाते हैं गाय बछड़ों में, क्योंकि हम लोग जनन अंग सब एक साथ पढ़ रहे हैं, जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आप सब तरफ को थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा। तो आप लोग गाँव में, मैं तो बचपने में देखता था ना, तो मैं बहुत लोगों को पूछता था कहाँ होते करके, कोई बता भी नहीं करे मोला। लेकिन मोला करहत दुख लगे सर, एक ठन बछरू रहा है बड़े जान बैला, तेरे बैला वहाँ 4-5 जन बांध के नीचे में सोवा दे रहा है। अब एक जन वहां, एक जन डॉक्टर आ रहा है, वेटनरी वाले डॉक्टर, जेलगांव में एकदम सम्मान पूर्वक लेते ढोट डॉक्टर। इतना पढ़ लिख के बेचारा मन बनते भाई, मां कसम, इतना बड़े डॉक्टर बनते बेचारा मन। और वो गांव में ना कौन हारे करे ढोट डॉक्टर, अजीब से लगते सर, एकदम दुख लगते सर, क्या बोलोगे। अब वो जो डॉक्टर, देख डॉक्टर को हमेशा इज्जत मिलता है, एकमात्र डॉक्टर जिसको इज्जत नहीं मिलता वो वेटनरी वाला है। गांव पर कौन है, ढोट डॉक्टर है, वो ऐसे धीरे से नजरों से देखेगा, उठा के नजर उठा के नहीं देखेगा, वो एकदम बेइज्जती समझते हैं। लेकिन हमको काम की ओर जाना है। तो उस दौरान जब मैं छोटा था तो जो देखा नजारा, अब मुझे समझ आई साइंस की दुनिया में आए तो वहां क्या हो रहा था। एक्चुअली में क्या होते हैं, वो इतना बड़ा 2 ठो डंडा पकड़ा रहता है और उसको बांध के सब लोग रस्सी में वो बैल को बांध के रखे रहते हैं। और बांधने के बाद वो क्या करता है, ये टेस्टिस में ना शुक्राणु को मार देता है। देखना वो डंडों को पूरा क्रॉस करा देता है, टेस्टिस से पूरा दबा देता है, मार देता है वो पूरा। बैला में किया जाता है ऐसा, ताकि वो जीवन भर बैल रहे, वो सांड ना बने। अगर यदि वो शुक्राणु रिलीज करते रहेगा तो जो ताकत एक बैला में होना चाहिए नांगर जोतने के लिए, वो ताकत नहीं रहेगा। इसलिए जब भी अगर किसी बछुआ को गोल्डर बनाना है तो आपको उसका टेस्टिस को नष्ट करना नहीं है। और अगर यदि आपको उसको बैला बनाना है, अपने काम के इस्तेमाल में लाना है, तो उसको आप क्या बना दो, आप छक्का बना दो। बोले तो आपका ये टेस्टिस को क्या कर दो, शुक्राणु को मार दो। तो गांव में आए दिन देखे रहते हैं, बैला पकड़ के 8-10 लोग लगे रहते हैं। एक डॉक्टर आता है, वो पीला कलर का कोई हल्दी या दवाई ऐसे कुछ लगाता है टेस्टिस में, और लगाने के बाद उसको इतना फड़फड़ाता है बेचारा, में क्यों कहा करते साले में ऐसे कहाँ में है। लेकिन आज समझ में है, इसकी बैल बनाना है, उसके शरीर के सारे ताकत का इस्तेमाल करना है, तो टेस्टिस को क्या कर दो, नष्ट कर दो। तो इस प्रकार ये भी ध्यान रखेंगे, गांव में वेटनरी डॉक्टर क्या करता है, तो वो टेस्टिस के शुक्राणु को क्या करता है, वो मारता है। और जिसको बैला बनाना है, सांड, जिसको सांड बनाना है, तो क्या करना पड़ता है, टेस्टिस को टच मत करो, वो सांड की तरह गांव भर घूमी। कौन, आपका गोल्डर। हो गया? आगे चलूं, आप चलते हैं नसबंदी। अब किस में चलेंगे, आपका नसबंदी, यानी कि पुरुष नसबंदी कैसा होता है, क्या होता है आपका पुरुष नसबंदी कैसा होता है, अब उसके देखिएगा। अब इसको गौर से देखिए, ये टेस्टिस के ऊपर चल रहा था पूरा काम। अब टेस्टिस के बाद ये नस दिख रहा होगा, और इसको ना पेनिस बोलते हैं। इसमें ना लिखाता नहीं है ठीक से, क्या बोला, हिंदी क्या है आपका, पेनिस। क्या बोलते हैं आपका, तुम्हारा पेनिस। क्या बोलता है आपका, पेनिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्र नली को क्या बोलते हैं, आपका पेनिस। अब आराम से देखिएगा, ये पेनिस से एक नस जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है आपका नस,
इसको ना वैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका तुम्हारा वैस। क्या बोला जाता है इसको आपका वैस। क्या बोला जाता है आपका वैस। जी हाँ, इसको वैस ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका वैस, वैस नहीं, वैस। कौन सा नस बोला आपका वैस। वेस्कोटॉमी बोलते हैं ना इसका ऑपरेशन को, बोलते हैं कि नहीं बताओ, वैस नस। ये जो दिख रहा है ना सर, ये इसको क्या बोलते हैं बोलेगा वैस नस। क्या बोला जाता है आपका वैस नस। इस वैस नस को पुरुष नसबंदी के दौरान क्या कर दिया जाता है कट। क्या कर दिया जाता है आपका कट। जब ये वैस नस जो है कट हो गया तो आप ही बताइए, शारीरिक संबंध के दौरान शारीरिक संबंध तो होंगे लेकिन टेस्टिस से स्पर्म बाहर नहीं है। जब ये आपका शुक्राणु बाहर आएगा नहीं तो अंडाणु को कहां से शुक्राणु मिलेगा। तो साफ बात है, नसबंदी से कभी आप बाप नहीं बन सकते। तो जो लोग का 2 बच्चा 4 बच्चा जितना बच्चा आ गया है और अब आपको बाप नहीं बनना है, तो आपको ऑपरेशन जब होता है तो ऑपरेशन कहां होता है तो बता देना। टेस्टिस और पेनिस के बीच में एक नस जाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं आपका वैस नस। अब इसी नस के जो नसबंदी के प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं आपका वेस्कोटॉमी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन के दौरान टेस्टिस का कौन सा भाग को कट कर दिया जाता है तो वेस्टिस, टेस्टिस और तुम्हारा पेनिस के बीच में जो एक नलिका नस जाए रहती है उसको क्या कर दिया जाता है कट। कई प्रकार से कट करते हैं, वो डॉक्टर का काम है, हमारा काम इतना है कि आपका शुक्राणु जो है बाहर नहीं आना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका नसबंदी। तो ये नसबंदी होगा, वेस्ट नस को होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहां पे ना एक ना वाल्व होता है, पेनिस में एक वाल्व होता है, पेनिस में एक वाल्व होता है, उसको प्रोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका प्रोस्टेट आर्गन। क्या बोलते हैं आपका प्रोस्टेट वाल्व। क्या बोलते हैं आपका प्रोस्टेट वाल्व। क्या बोला जाता है आपका प्रोस्टेट वाल्व। क्या बोला जाता है प्रोस्टेट वाल्व। ये प्रोस्टेट वाल्व क्या करता है, नलिका एक है, पेनिस एक पीस है, लेकिन यहां से 2 चीज स्रावित होती है, एक पेशाब स्रावित होता है और एक वीर्य आपका स्रावित होता है, यानी एक शुक्राणु बाहर आता है और एक पेशाब। तो जिस दौरान आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो शारीरिक संबंध जिस समय बनेगा उस दौरान इस टेस्टिस से क्या निकलेगा आपका शुक्राणु, और जब शारीरिक संबंध बंद हो जाएगा तो उस समय वो क्या निकलेगा आपका तुम्हारा पेशाब। नलिका एक है, इस कारण यहां वाल्व बनाया गया है, और वाल्व से क्या होता है, शारीरिक संबंध जिस समय ये एक्टिव होगा उस दौरान क्या निकलेगा बोलेगा तो शुक्राणु, और जब इसके काम खत्म हो गई तो शुक्राणु वाला जो भाग वाल्व है वो क्या हो जाता है आपका बंद हो जाता है, और उसके बाद वहां से क्या आता है आपका पेशाब। क्योंकि इसके ऊपर में जस्ट 2 बॉल है जिसको हम लोग क्या बोला जाता है आपका किडनी। अब एक किडनी भी यहीं से आके क्या रहता है आपका जुड़ा रहता है। ये आगे समझ में, तो यहाँ पे स्टोर रहता है, इसको हम लोग याद करो, ब्लेंडर याद आ रहा है, मूत्राशय बोला था ना। हाँ, तो यहां से पेशाब जब भी लगेगा तो पेशाब उसी नलिका में आएगा, तो कौन सा वाल्व बंद हो जाएगा आपका प्रोस्टेट। तो ध्यान रखेंगे, बीच में कौन सा पेनिस में आपका वाल्व पाया जाता है बोलेगा प्रोस्टेट वाल्व। क्या पाया जाता है बोलेगा प्रोस्टेट वाल्व, और ये वाल्व का काम है मूत्र के समय मूत्र और वीर्य या शुक्राणु के समय शुक्राणु। आपका पुरुष जनन अंग क्या हो गई समाप्त, और ज्यादा लालच में मरने की जरूरत नहीं, इतना जान के बहुत है। आगे बढ़ूं, एडानव भी इंतजार कर रहे थे। कौन आपका महिला जनन अंग। कौन सा आपका तुम्हारा महिला जनन अंग। कौन सा बोलेगा आपका महिला जनन अंग। कौन सा आपका बोलेगा महिला जनन अंग। अब देखें आराम से, ठीक, देखिए हो गया। अब आराम से देखिएगा, इसमें ज़्यादा नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है, इसमें एकदम मतलब पूरा डिटेल इधर बता दिया, बाकी इधर कॉपी बस करना है। देखिएगा आराम से, ये जो 2 बॉल नजर आ रहा है ना सर, इसको ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका ओवरी। और ये जो बीच वाला भाग है ना सर, इसको बच्चादानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका बच्चादानी। आप आम बोलचाल के भाषा में सीखेगा, क्लियर है आपका। ये बच्चादानी, ये योनि है, वेजाइना बोलते हैं इसको, और ये क्या है आपका ओवरी। ये 2 होता है। आपको कभी पूछेगा पुरुष में कितना आपका तुम्हारा अंडाणु शुक्राणु वाला मीटर आएगा, तो क्या बोलेंगे आपका 2। जैसे कौन सा आएगा टेस्टिस, टेस्टिस में कितना बॉल होता है बोलेगा 2। महिलाओं में ओवरी कितना होता है बोलेगा 2, एक राइट और एक लेफ्ट। पुरुष में राइट लेफ्ट नहीं होता, दोनों एक थैली में रहता है, लेकिन इसमें राइट लेफ्ट होता है, 2 अलग अलग जगह पाया जाता है। बीच में बच्चादानी होता है और नीचे में क्या होता है आपका योनि। अब एक एक करके इस्तेमाल समझते जाइए, ये कैसे कैसे काम करता है। ये जो आपका ओवरी लिखा है ना सर, इसमें पाया जाता है अंडाणु। क्या पाया जाता है आपका अंडाणु, सबको मालूम है अंडाणु है ये। यहाँ पे अंडाणु बनती है और यहाँ पे भी क्या बनता है आपका अंडाणु। अब इस अंडाणु पे हम लोग अंदर जाएंगे तो इसमें क्या होगा,
यही अंडाणु जो है क्या होता है आपका बाहर आता है, और बाहर आने के बाद बच्चादानी के बाहर आएगा, और इधर से क्या जाएगा आपका शुक्राणु, और अंडाणु और शुक्राणु दोनों के मिलने से इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अब इसी के बाद एक नया संतति का क्या होता है आपका जन्म होता है। तो ध्यान रखेंगे ओवरी क्या है बोलेगा तो यहां क्या बनता है आपका अंडाणु बनता है, ओवम बनता है। तो ध्यान रखेंगे अंडाणु का निर्माण महिलाओं में कहां होता है बोलेगा ओवरी में, और लड़कों में शुक्राणु का निर्माण कहां होता है बोलेगा टेस्टिस में। ये दोनों में अंतर है, और दोनों के पास दो दो बाल होता है, महिलाओं के पास भी दो अंडाणुमा होता है और पुरुष के पास भी, लेकिन वो टेस्टिस में होता है और यहाँ क्या होता है आपका ओवरी में। आगे चलूं सर, अब इसमें ना हमको प्रोसेस को अंदर आगे बढ़ाना है। तो जैसे कि आपका नसबंदी, किसमें चलेंगे आपका तुम्हारा नसबंदी, इसको जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बन गया अंडाणु ओवरी में बन गया ना सर, दो भाग है, एक इधर राइट है इधर लेफ्ट है। नसबंदी पढ़ें कि पीरियड्स को पढ़ें, पहले पीरियड्स को पढ़ लें, पीरियड्स को पढ़ लेते हैं पक्का, देख लीजिए आप। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, तीन हार्मोन होता है, और इसमें एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन यानी चार हार्मोन आपको बताना है, इन्हीं में खत्म हो जाएगा ये। चले आगे, आप देखते रहिए, आगे बढ़ते हैं। तुमने बोला क्या है पीरियड्स, पीरियड्स समय क्या होता है, पीरियड समय क्या होता है, अंडाणु बनता है महिलाओं में एक बार और वो जीवित रहता है 28 से 30 दिन तक। पुरुष में आपका बनता है स्पर्म 15 से 20 मिनट में, और हाँ 10 से 15 मिनट में, और 15 से 20 मिनट बाद वो क्या हो जाता है, मर जाता है। लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता, उनका जो अंडाणु आता है वो टूटता कब है, 28 से 30 दिन। यानी एक अंडाणु बनेगा कहाँ आपका ओवम में, अरे हजारों करोड़ों बनता है, लेकिन वो जो अंडाणु बनेगा वो ओवम में बनेगा। वो ओवम में 28-29 दिन तक इस बच्चादानी के आसपास योनि में क्या करेगा, वो आपका मंडराएगा। हाँ वो अंडाणु मंडराता है, उसी में नसबंदी करूंगा तब डिटेल हो जाएगा। ये अंडाणु बाहर आके बनता वही है, लेकिन ये मंडराते रहता है। मंडराता क्यों है आपका, क्योंकि उसको किसकी जरूरत है, आपका स्पर्म की जरूरत है, उसको शुक्राणु की जरूरत है। कब, जब लड़की 10 साल के बाद है तब, और पुरुष 13 साल के बाद है तब। नितनान चुटूरी में जाग मत खोजा था बेला कटन घुमाते, जब यौन आरंभ मतलब क्या हो गया आपका, जब आपका पीरियड्स क्या हो जाते हैं शुरू। तो पीरियड्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, पीरियड्स जा रहे हैं ना भैया, तो देखिए आराम से, ये 28 दिन तक उसका जीवन काल है, 30 दिन तक अंडाणु का क्या है जीवन काल है। उसके बाद ना ये हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा वाला, एस्ट्रोजन। मासिक धर्म में सहयोग, मासिक धर्म में सहयोग मतलब एस्ट्रोजन उसको क्या करता है, भैया मेरे अंडाणु, आपको शुक्राणु नहीं मिला तो आप क्या हो जाओ, मर जाओ, आप टूट जाओ। तो इस प्रकार आपका तुम्हारा बच्चादानी के आसपास क्या होता है, आपका अंडाणु मर जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद वो वापस अंडाणु में ओवरी में नहीं जाता, वो कहां जाता है, स्रावित होता है। और वो स्रावित होना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एमसी बोलते हैं, पीरियड से बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग आपका मासिक धर्म। तो एकदम सरल है आपका। वो अंडा जो लड़कियों में होता है वो कितने दिन तक जीवित रहता है बोलेगा तो 28-30 दिन तक रहता है, और 30 दिन बाद वो टूट जाता है, मर जाता है। और उसको कौन मार देता है बोलेगा, देख लेना, एस्ट्रोजन। हाँ एस्ट्रोजन हार्मोन के रिलीज होने से ही वो मरता करता है, और वही क्या होता है आपका बाहर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमसी आना, या फिर आपका पीरियड्स हो गया। अब इसके बाद हम अंदर जाएंगे तो इसमें यह पता चला कि ये वाला जो अंडाणु है ये 28 दिन बाद मरा। कितने दिन बाद मरा, 28 दिन बाद। अब वो बाहर हो गया। अब जब अगला महीना जब पीरियड्स आएगा तो उसका निर्माण इस वाले ओवरी में नहीं, वो दूसरा वाला मरेगा, ये वाला। जी हाँ 28 दिन बाद। ये क्या है, अल्टरनेट चलता है लड़कियों में, लड़कों में ऐसा नहीं होता। लड़कियों में क्या होता है, अल्टरनेट। 28 दिन बाद ये वाले अंडाणु से पीरियड्स आएगा। अब कौन सा वाले से आएगा, 28 दिन बाद ये। जी हाँ ये 28 दिन बाद यहां से आएगा। तो 28 दिन तक ये वाला जख्मी हो गया है, क्योंकि ये अंडाणु को क्या कर दिया, तोड़ दिया है। वो अभी 28 दिन तक मृत अवस्था में रहेगा। वो अंडाणु बनेगा लेकिन उसके अंदर से नहीं बनेगा जिधर इधर वाला है। तब इस महीने का पीरियड से आया है एक तरफ के अंडाणु से, अगले महीने का जो पीरियड से आएगा वो दूसरे तरफ के अंडाणु से। तो कभी भी आपको पूछेगा पीरियड में कितने महीने का अंतराल हो जाता है बोलेगा, तो 1 महीना का ही होता है, क्योंकि 1 महीना ये वाला अंडा से लेगा और दूसरा महीना कौन सा वाला, वो वाला होगा। आपका पीरियड्स वाला सिस्टम समाप्त। क्लियर। अब आपको कभी धोखे से पूछ देगा, एक महिला जो है मां बनने का चांस कौन सा दिन रहता है बोलेगा, 14वें दिन होता है। कौन सा वाला होता है आपका, 14वें दिन। यानी कि जैसे ही आपका ये स्रावित हुआ, जैसे ही स्रावित हुआ तो उसके बाद वो मां बनने योग्य रहती है, इसमें दो राय नहीं है। वो मंडराते ही रहेगा उस दौरान,
कौन सा वाले का अंडाणु का? सेकंड वाले का, वो मंडराते ही रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा मां बनने का चांस एक्टिव अंडाणु कब पाया जाता है बोलेगा तो पीरियड्स आने से लेके आपका तुम्हारा 14वें दिन। इसलिए जब किसी का मां बाप नहीं बन पाते ना तो डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर जो है महिला डॉक्टर कोंटे में बुला के बोलता है आपको शारीरिक संबंध जनरली कौन सा दिन बनाना चाहिए? पीरियड्स के 14वें दिन में बनाना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे इस बात को, यानी सबसे ज्यादा अंडाणु एक्टिव इस 1 महीना 28 दिन में कौन सा दिन रहता है बोलेगा 14वें दिन। 14 दूने क्या होता है? 28। और 14 दिन में चंद्रमा का भी घूर्णन काल क्या होता है? एक बार होता है। क्लियर है आपका? इसलिए पूर्णिमा 14 दिन में और नेक्स्ट 14 दिन में क्या होगा? पूर्णिमा होगा। हो गया? अंधियारी उजारी समझ में आई? आगे बढ़ूं सर आपका? अब आगे चलते हैं हम लोग नसबंदी। हो गया, पीरियड्स हो गई। अब इसके बाद क्या चलेंगे आपका तुम्हारा? नसबंदी। किसमें चलेंगे आपका? नसबंदी। बहुत क्रिटिकल चीज है, बहुत लोग जानते नहीं इसको। आज नसबंदी का ना कई तरीका आ गया है। महिलाओं का नसबंदी का कई तरीका, मैं 3 तरीका बताने में सक्षम हूं। पहला एक होता है कि ये जो नस गया है, ये नस, इसमें ना एक चिपकू लगा देता है। चिपकू मतलब बोले तो क्या बोलते हैं वो लड़की लोग जो बाल में से लगाते हैं पट पट करते इधर? क्लेचर। क्या बोलते हैं आपका? पिन 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 पिन। इसमें क्या लगा देते हैं आपका? पिन। क्लियर है? अब एक ऑपरेशन हो गया पिन लगा देना। पिन लगा देने से क्या होगा? ये अंडाणु बाहर आएगा ही नहीं। दोनों तरफ हो गया, ये अंडाणु बाहर आएगा ही नहीं, तो स्पर्म को कुछ मिलेगा नहीं, तो बच्चा कहां से पैदा होगा? सीधी सी बात, एक ऑपरेशन का तरीका। दूसरा क्या होता है? इसको डायरेक्ट काट देते हैं बीच से। क्या करते हैं आपका? काट देते हैं। काट देने वाले में परमानेंट कभी जीवन में मां बनेगी ही नहीं वो। अरे हाँ, एक और ऑप्शन है, क्या करते हैं? भयंकर टीटी ऑपरेशन बोलते हैं इसको। तो टीटी के दौरान क्या कहा सारा महिलाएं रहते हैं, तो वो डॉक्टर क्या करता है सबको 1 घंटे में करना रहता है। ला रे फटाफट फटा फट ले बांधते चले फट ले, यानी कई जने डॉक्टर ना इसको गांठ बांध देते नस को। अरे गठान पार देते ना जी, और गांठ मार दिए तो भी अंडाणु बाहर नहीं आएगा। मेन उद्देश्य अंडाणु बाहर आना नहीं चाहिए। ऑपरेशन शरीर का नहीं होता, यानी अंडाणु का नहीं होता। ऑपरेशन ना भाई ही कला काटते बस, नान चौथिक बड़े कर ही, और अंदर वो पिन वो उनका इंस्ट्रूमेंट डालेंगे अंदर और जाके ऐसे गांठ मार देते, खींच देते। जा काटे घलोक जरूरत नहीं, काटबे तो फिर 10 टाका लगा वो लगा, टेका ले खींच और बांध और डाल दे अंदर। आओ आगे समझ में, यानी एक रस्सी लेना गांठ बांध के छोड़ देना, समझ जाना लड़की ऑपरेशन हो गई। जाओ चले, ये है। तो 3 प्रकार से ऑपरेशन होता है स्पेशल। एक तो क्लेचर लगा देते हैं, दूसरा कट लगा देते हैं, एक में गांठ बांध देते हैं। ये सब प्रोसेस से मां बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है आपका? रुक जाता है। अब तुम ही सोचिएगा, जब अंडाणु बाहर आएगा नहीं, अंडाणु बाहर आएगा नहीं तो मां बनेगी नहीं। इसलिए आपका तुम्हारा कोई भी मां जब बच्चादानी ऑपरेशन करा ले, सॉरी क्या चीज का बोला आपका? अरे नसबंदी करा लेती है, तो उसके बाद वो मां बनने का चांस क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, 1% नहीं रहता। फिर भी मां बनती है, उसको मैं थोड़ा बाद में बताता हूं। क्लियर? अब देखिएगा इधर स्पर्म आता है कि नहीं बताइए आप? इस पर अरे भाई सारी संबंध बनेगा तो स्पर्म आएगा। अरे नसबंदियों के मतलब सारी संबंध थोड़ी बनोगा सर, वो तो चलते रहेगा। तो यहां पे स्पर्म आएगा तो वो क्या करेगा? वो स्पर्म यहां अंडाणु कैद है, कैद हो गया, उसको जेल में डाल दिया गया है। ऑपरेशन हो गया तो जी नसबंदी हो गया तो अंडाणु ओवरी में ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन स्पर्म इधर आएगा तो स्पर्म क्या करेगा? इधर घूमेगा फिरेगा, मंडई में मछली खाएगा, मंडई में मिठाई खाएगा, खोआ खाएगा, सब करेगा वो, लेकिन रात का नाचा नहीं देख पाएगा वो वापस लौट जाएगा। वो समझ गए बात? यानी स्पर्म जाएगा हर बार, लेकिन उसको कभी अंडाणु मिलेगा नहीं, वो बाहर हो जाता है। हो गया सर? अब आगे चलूं। और आपने सुना है 15-20 साल बाद एक ऑपरेशन कराई थी, महिला मां बन गई है। सुनते हैं बेईमान, हमने कई तो ऑपरेशन में हम साथ में थे, हम कई जने 15-20 साल बाद मां बन जाते। हमारे लड़का हमारे भाई आने वाला है, वो यहाँ है कते का पता होगा, मैं तो बाहरी पढ़ा का कहते हमारे दाई वो लड़का आने वाला है, ऐसे कहते सुने होंगे आप। हाँ, तो ये क्यों होता है? उसके पीछे कारण है और बहुत सारा कारण है। मेन तो ये जो गांठ पाड़ दिया है वो कभी 15-20 साल बाद खुल जाता है, तो फिर से अंडाणु बाहर आएगा। एक समस्या, क्लेचर लगे बिसल गए, क्लेचर लगा है, पिन लगा हुआ है, खसक गया वो, तो वो भी से क्या है अंडाणु बाहर आ जाता है 15-20 साल बाद। कट जो किया रहता है ना, उसमें कभी मां बनने का चांस नहीं है। लेकिन डॉक्टर के पास टाइम कहां है? फोकट में करना है, फटाफट बांधो फेंको, क्लेचर लगाओ फेंको। काटेगा तो नस बंदी, वो नस को टाका लगाना पड़ेगा। टाका लगा टाइम किसके बाद? गांठला बांध देते साल 15-20 साल तक लेकर जाए, खुल गया तब वही, नहीं तो जीवन भर मर जाएगा। तो 100 में से एक महिला 15-20 साल बाद क्या बनती है? मां। अब मुद्दा वाली बात में आते हैं। क्या नसबंदी के बाद, क्या नसबंदी के बाद पीरियड्स आते हैं? यस या नो? आते हैं। तो बताओ भाई, यहां तो नसबंदी हो गया है, अंडाणु तो बाहर आ ही नहीं रहे, तो फिर पीरियड्स कैसे आएंगे? क्या 28 दिन बाद टूटेगा क्या? फिर 28 दिन बाद अंडाणु तो अंदर कैद है मेरे बाप, तो टूटेगा क्या? जो स्रावित होगा ब्लड के रूप में,
आप समझिएगा। लेकिन इसमें एक और कहानी है सर, इसके अंदर में एक और नस पाया जाता है, वो बहुत जटिल प्रोसेस है, आप इतना समझिएगा। एक नस पाया जाता है इसके अंदर, उस नस में ना अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है आपका, तुम्हारा अंडाणु का निर्माण होता है वो नस में, और वो अंडाणु बनेगा, हर बार बनेगा, लेकिन स्पर्म आएगा, लेकिन उस अंडाणु से मुलाकात नहीं हो पाता, और अंत में 28 दिन बाद वो अंडाणु क्या होगा, टूटेगा। क्योंकि ये कौन सा हार्मोन रिलीज हो जाती है, आपका एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन उस अंडाणु को तोड़ेगा, नियमित 28 दिन बाद आपका पीरियड्स क्या हो जाएगा, चालू रहेगा। यानी आपके शरीर में अंडाणु बनता है, इधर हमने कैद करके रखा है, अंडाणु बन रहा है, लेकिन वो एक अंदर वाली नलिका में होने के कारण उसका मुलाकात स्पर्म से नहीं होता, और 28 दिन बाद बराबर नियमित 45-50 साल की उम्र होते तक एक महिला में क्या रहता है, पीरियड्स का प्रोसेस चलते रहता है। आपका 10-11 साल से जब से यौन अवस्था शुरू हो रहता है, 40 से 45 साल की उम्र तक एक महिला मां बनने योग्य होती है। और बाकी जो अभी 64-65 साल में जो मां बन रहे हैं वो लोग टेस्ट ट्यूब बेबी सिस्टम है, वो दूसरा वाला मैटर है। इसमें नेचुरल बोलेगा, आपको बोलेगा पीरियड्स कितने साल तक रहता है, बोलेगा 45-50 साल तक एक्टिव रहता है, उसके बाद अंडा बनना क्या हो जाता है आपका बंद। तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को, नसबंदी के बाद भी पीरियड्स क्या रहेगा, आपका चालू रहेगा। इस प्रकार महिला जनन अंग क्या हो गई आपका समाप्त। और कुछ अगर यदि याद दिलाएंगे तो मैं बता सकता हूं मंडल, मेरे हिसाब से ये पूरा किस्सा खत्म है। आगे चलें, बोल रहे हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में भी। ये प्रोजेस्टेरॉन के बारे में सुन लो आप। प्रोजेस्टेरॉन, हाँ प्रोजेस्टेरॉन क्या हार्मोन है बोलेगा, तो ये बच्चों को क्या देता है, आपका रक्षा प्रदान कर। कभी आ गया तब रेयर, नहीं तो उतना जरूरत नहीं रहता। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है बोलेगा, बच्चे को रक्षा प्रदान करता है। कैसे रक्षा प्रदान करता है, एक छोटा सा स्पर्म और अंडाणु तो है सर, जो आपके यहाँ बच्चा बन के है, और एक ही का निषेचन होगा ना, करोड़ों अंडाणु जाएंगे, करोड़ों आपके स्पर्म जाएंगे वहां, लेकिन एक ही का होता है, और एक का कई बार 2 बन जाता है, और एक का टूट के 8-9 हो जाते हैं। तो जुड़वा, श्यामिक जुड़वा, समान जुड़वा, याद आ रहा है सब, हाँ वो इसी के वजह से होता है। तो एक अंडे का ही निषेचन होना है कायदे से, कई बार असमानता के कारण क्या हो जाती है, 2 अंडे निषेचित होता है, 2 जुड़वा, एक अंडे से 2 बन जाना, तो 2 जुड़वा एक को मारोगे तो उसको भी असर होगा, और 2 जुड़वा अंडे का निषेचन होगा तो वो क्या होगा, इसको दोनों में गुण समान नहीं होंगे। याद आ रहा है सब, मैं पढ़ा चुका पहले, तो बस ध्यान रखिएगा। मैं कहां पे था आपका, तुम्हारा बच्चे का प्रोटेक्शन। तो ये बच्चा बच्चादानी में रहेगा, छोटे से बच्चा रहेगा, 9 महीने तक कोख में रहेगा। तो तुम ही लोग मेरे बताओ, तुम लोग जब कोख में रहता टेले बेटा मुनगा चूचा लेकर के बैठे मां, नहीं अगर अधिकाहट हुई तो बता दे, बच्चा तो पेट में रहेगा ना सर, है ना भाई। तो उस दौरान खाना पीना तो खैर प्रोटीन वसा वो झिल्ली की वजह से मिलता है, बच्चादानी की वजह से मिलता है, लेकिन उसको रक्षा कौन प्रदान करता है बोलेगा, तो वो हार्मोन का नाम क्या है आपका, प्रोजेस्टेरॉन। हाँ प्रोजेस्टेरॉन, क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे बच्चा का रक्षा में। उसके बाद नीचे में क्या है आपका, रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, तो इसको भी समझ जाइएगा। ये जो है ना सर, ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका, योनि है, वेजाइना है। ये वेजाइना जो होता है इसका छिद्र बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो छिद्र छोटा है और उसी छिद्र से आपको बच्चे को बाहर आना है, तो उस दौरान मांसपेशी को तो ढीला होना ही पड़ेगा। तो मांसपेशी ढीला कैसे होता है बोलेगा, तो जब कोई मां बनती है और जब 9 महीना डिलीवरी का समय आ जाता है और जब डिलीवरी का दिन आता है, तो ऑटोमेटिक इस वेजाइना में क्या हार्मोन स्रावित होता है आपका, रिलैक्सिन। तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, वेजाइना में रिलैक्सिन जो है कब होता है बोलेगा, तो डिलीवरी के दौरान होता है, और उस मांसपेशी को क्या कर देता है, फैला देता है। और जैसे ही मांसपेशी फैलेगा तो वो बड़ा वाला बच्चा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप, मांसपेशी को वेजाइना में बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बोलेगा, तो वो रिलैक्सिन है। इस रिलैक्सिन का इतना गलत तरीके से मिसयूज हो रहा है, अब हम आपको क्या बताएं। जैसे आप जैसे हॉस्पिटल में चले गए, हॉस्पिटल में जाने के बाद आज एक ही प्रक्रिया सबको सुनने को मिल रहा है कि 100 लोगों का डिलीवरी होता है, उसमें से 95 लोगों का ऑपरेशन से बच्चा आता है और 5 लोग नॉर्मल होते हैं। यही बात आपने सुना। तो ये कैसे होता है, दरअसल आज के डेट में सब आदमी लोभी हो गए, लालची हो गए हैं सब आदमी को। लेकिन लालची हुए इसका, पहले जमाने के लोग डाकू अच्छे थे, जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती थी तो किसी घर को लूट लिया करते थे। आज सबसे बड़ा डाकू पैदा हो गया जो जिंदगी को लूट रहा है और बाजू वाले को पता भी नहीं चल रहा है। तो मेरे ख्याल से वो पहले वाले डाकू ठीक था, जो हमारे घर से जौ चावल आपका खाने पीने का सामान चोरी करके ले जाते थे, चंद पैसा ले जाते थे। आज तो हमारी जिंदगी को ले जा रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से। वो चोरी मैं आपको बता रहा हूं, डिलीवरी के दौरान 95 महिला का सीजर हो रहा है सर। कैसे हो रहा है, एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ही आप डिलीवरी पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएंगे, वो डॉक्टर जान गए इससे मुझे लाखों रुपया कमाना है, उसकी आदत बन गई है आज के तारीख में। तो जैसे ही जाएंगे, जाने के बाद ना तुरंत इंजेक्शन लगाएगा, तुरंत ग्लूकोज बॉटल सब चीज चढ़ा देगा, और चढ़ाने के बाद आपको पता नहीं चलेगा वो क्या इंजेक्शन डाला है। उन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया, कौन सा, रिलैक्सिन का, रिलैक्सिन वाला इंजेक्शन लगाया ताकि रिलैक्सिन से हार्मोन स्रावित मत हो।
और जब वो स्रावित नहीं होगा तो वो छोटा सा छिद्र है वो बड़ा नहीं होगा, और जब बड़ा नहीं होगा तो इधर चाहे बेटी कितना भी तड़पे, बहू कितना भी तड़पे, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, क्योंकि उसने मांसपेशी को फैलने वाला हार्मोन आने ही नहीं दिया। उसको रोकने के लिए क्या लगाया? इंजेक्शन लगाया। और जब वो इंजेक्शन लग गया तो मांस बड़ा हो गया नहीं, मांसपेशी बड़ा हो गई नहीं, तो बच्चा बाहर नहीं आएगा। तब इसके लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं मालूम है? सुबह से लेकर शाम तक आप ट्राई करो, नॉर्मल ट्राई करो। अब वो इंजेक्शन लगा दी है ना कि वो मांसपेशी बड़ा मत हो, वो चुपचाप लगा दी, किसी को पता नहीं है, परिवार वाले को। अब इधर बेटी भारी प्रयास कर रही है, बहू भारी प्रयास करे, शाम हो गया, शाम तक तड़पने देते हैं। बताओ, इतना निर्दयी होते हैं डॉक्टर लोग, मैं क्या बताऊं सर। वो तड़पते रहेगी, फिर शाम को आएगी डॉक्टर, और क्या बोलेगी मालूम है? देखे दिन भर में नॉर्मल प्रयास करता हूं, अभी तक नहीं हुई। आप परिवार वाले ने बताओ क्या करना है? हाँ, तो सीजर के करीब लगते डॉक्टर साहब, हाँ 30-35 हजार टोटल खर्चा आ जाएगी। और ये नॉर्मल में कदीक लगे रहती, दूहता भी ठीक नहीं, दूहता भी 3-4 हजार लगे रहती नॉर्मल में। तो भाई देख ले, मैं दिन भर प्रयास करें नहीं, नॉर्मल नहीं हो, देख तो बहुला यहाँ दे। अब उसके बाद तुरंत 10 बजे रात को उसका क्या हो जाएगा? ऑपरेशन। अंदर के बाद किसी को पता चला? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लूटने वाले पापी। नहीं तो एक जवान वहां से 15-20 साल पहले या गाँव में आज भी नॉर्मल डिलीवरी होता है सर, समझ आ रहा है? हमारे दादा परदादा बता रहे हैं नहीं, 15-16 लड़का पैदा करीन, एक जन हॉस्पिटल लिए, कैसे ऊपर सबो डिलीवरी नॉर्मल हो गए। मानते हैं कि नहीं? मतलब आज हॉस्पिटल लाइन में क्या हो रहा है? ये बिजनेस बना है। तो ध्यान रखेंगे, अब ये इसको मिनटों में खत्म किया जा सकता है सर। सरकार उस डिलीवरी वाले पेशेंट को काहे चेक नहीं करवा दी खून पेशाब, कहीं इसमें रिलैक्सिन तो नहीं लगा है करके, और रिलैक्सिन लग गया है, अरे चेक में पता चल जाता है ना सर। डिलीवरी के दौरान देखो सीजर कर दी, उसके दूसरे तीसरे दिन आप उसको ब्लड को चेक कर लो, आप उसमें रिलैक्सिन हार्मोन डाला होगा तो पता चल जाएगा कि ये इंजेक्ट किया गया है। फिर वो डॉक्टर को चढ़ा दो फांसी में, आप दोबारा जीवन में किसी नॉर्मल डिलीवरी को सीजर में नहीं लाएगी वो। आपको सही बता रहा हूं भाई साहब। हम गांव वाले को गाली बकते हैं लोग, यार देखे ये कैसे देहाती है यार, अपन गांव में अपन बहू डिलीवरी करा, देखे बहू मर गए बच्चा मर गए। ले अब मैं शिक्षित हो गया, अब अपन बहू धर के मैं सरकारी हॉस्पिटल में लाया हूं, जहां नॉर्मल हो तुम्हारी रिलैक्सिन इंजेक्शन लगाते, बचा सकता साहब। तो आप कौनला बग बिले पता, शहर में आ बेटा डॉक्टर खाते, गांव में जाबे तो सुविधा सीमित सुविधा के कारण बहु अब बेटा मरा थे, तो कर सच्चा उड़न मर जाए बने, लेकिन डॉक्टर ले डाल जबरदस्ती रिलैक्सिन इंजेक्शन देवाब नहीं आने रहा। अब बोल देवे सरकार ला तो का कहीं गलत जानकारी देते हो। तो भाई गांव में डिलीवरी हो रहा है, उसको आप शहर में ला सकते हो 102 के तहत, लेकिन आपने अभी तक किसी डॉक्टर को रिलैक्सिन इंजेक्शन के बारे में पकड़ा गया? आज तक उसको सजा दिया गया? आपने जितना सीजर बढ़ रहा है उसके बारे में कोई कमेटी बनाया जिसको रोकने का कोई प्रयास चल रहा है देश के अंदर? कोई नहीं चल रहा। आज सब हॉस्पिटल में धड़ाधड़ जे महिला आते तीकरे सीजर होत है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो वो गांव में ही बेस्ट है डिलीवरी। आगे चलूं, अब 2-3 ऐसे होते हैं माँ जिनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता, रियल में सीजर करना पड़ता है। लेकिन आज तो ये सबूत है सर कि आज के डेट में 100 में से 90 लोगों का क्या हो रहा है? सीजर। मतलब वो डॉक्टर आपके जीवन से क्या कर रहा है? खिलवाड़ कर रहा है, प्रमाणित है। इलाज जाने सरकार है। आगे चलो, ये तीनों किस्सा खत्म। टेस्टोस्टेरोन क्या है आपका? टेस्टोस्टेरोन, हाँ टेस्टोस्टेरोन क्या है आपका? टेस्टोस्टेरोन। ये एक हार्मोन होता है सर। ये क्या होता है आपका? एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। नपुंसकता थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, याद होगा। नपुंसकता कैसे आता है? टेस्टोस्टेरोन जो एक हार्मोन है जो सेक्स के दौरान ये पेनिस को क्या करता है? ताकतवर बना देता है। एक मांसपेशी होता है, लेकिन इसमें एक हार्मोन स्रावित होता है, उसको नाम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं आपका? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन जब ये स्रावित होगा तो ये मांसपेशी एक कड़ा नुमा हो जाता है, हड्डी जैसा टाइट हो जाता है, सेक्स के लिए तैयार होता है। तो आपको कभी पूछेगा सेक्स के लिए तैयार पुरुष जो होता है तो उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? बोलेगा टेस्टोस्टेरोन होता है। और जिस पुरुष में ये हार्मोन नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, ये दोनों को क्या बोलते हैं? आप नपुंसकता बोलते हैं, जो कभी बाप नहीं बन सकता या फिर आपका शारीरिक संबंध बनाने में क्या है? असमर्थ है। तो ज्यादातर पुरुष तरफ से प्रश्न आता है, लेकिन आपको जानकारी हो लड़का भी नपुंसकता होता है और लड़की भी नपुंसकता होता है, दोनों में भी सेक्स की क्रिया पैदा नहीं होता। तो ध्यान रखें, बदनाम में सिर्फ लड़के लोग हैं, लेकिन लड़कियों के अंदर भी ये पाया जाता है। ध्यान रहेगा सर। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? बोलेगा एक प्रकार के सेक्स के लिए क्या करता है? आपका तैयार करता है। और जिसमें ये नहीं होता उस बीमारी को क्या बोलते हैं? आपका नपुंसकता। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अगर नहीं रिलीज होगा तो वो जो नरम मांस है वो कभी टाइट नहीं होगा, और वो जो है वेजाइना के अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए इस हार्मोन का क्या होता है? आपका उपयोग होता है किसमें? बोलेगा आपका पेनिस में। हो गया। ये आपका मानव प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो गई? समाप्त हो गई।